कंजूस। विमल जब अपनी दुकान बंद कर घर लौटे तो रात के 10 बजने वाले थे। वे रोज की तरह सीधे बाथरूम में गए, जहां उनकी पत्नी श्रद्धा ने उनके कपड़े तौलिया वगैरह पहले से रख दिए थे। नवंबर का महीना आधे से अधिक बीत जाने से ठंड का मौसम शुरू हो गया था। विशेषकर रात में ठंड का एहसास होने लगा था। इसीलिए विमल ने दुकान से आने पर रात में नहाना बंद कर दिया था। बस अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलते और सीधे खाना खाने पहुंचते। की इच्छा या बल्कि हुक्म के अनुसार खाने की मेज पर उनकी पत्नी, दोनों बेटे और बेटी उनका साथ देते। विमल का यही विचार था कि कम से कम रात का खाना पूरे परिवार को एक साथ खाना चाहिए। इससे जहां सबको एक दूसरे का पूरे दिन का हालचाल मिल जाता है, आपस में बातचीत का एक अनिवार्य ठिकाना व बहाना मिलता है, वही पारिवारिक रिश्ते भी मधुर व सुदृढ़ होते हैं। विमल ने खाने को देखा तो चौंक गई। एक कटोरी में उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी ठीक उसी तरह से ही बनी थी जैसे उनको बचपन से अच्छी लगती थी। श्रद्धा तो किचन में थी, पर सामने बैठे तीनों बच्चों को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देख वे बोल ही उठे, क्या रज्जो आई है। उनका इतना कहना था कि सामने बैठे बच्चों के साथ साथ किचन से उनकी पत्नी श्रद्धा, बहन रजनी और उसकी बेटी की हंसी से सारा घर गूंज उठा। अरे रज्जो कब आई? कम से कम मुझको दुकान में फोन करके बता देती तो रज्जो के लिए कुछ लेता आता। विमल ने शिकायती लहजे में पत्नी से कहा ही था कि रजनी किचन से बाहर आकर कहने लगी, भैया उस बेचारी को क्यों कह रहे हो? भाभी तो तुमको फोन करके बताने ही वाली थी, पर मैंने ही मना कर दिया कि तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। आजकल के बच्चों को देखकर मैंने भी सरप्राइज देना सीख लिया है। अरे मामा, आप लोग तो फन, थ्रिल या फ्रैंक कुछ भी नहीं जानते। मैंने ही माँ से कहा था कि इस बार आपको सरप्राइज दे, इसलिए हम लोगों ने दिन में आपको नहीं बताया। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? रजनी की नटखट बेटी बोल उठी। अरे नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुम लोगों का यह सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अफसोस इस बात का है कि अगर तुम लोगों ने आने के बारे में दिन में ही पता चल जाता तो रज्जो की मनपसंद देसी घी की बालूशाही लेता आता। विमल ने कहा, वो तो मैंने 2 किलो बालूशाही शाम को मंगवाई ली थी, और वह भी आपकी मनपसंद दुकान से। मुझे पता ही नहीं है कि बहन का तो नाम होगा, लेकिन सबसे पहले आपकी ही बालूशाही खाएंगे। श्रद्धा ने कहा ही था कि सबके कहा कहो से घर फिर से गूंज उठा। खाना निपटने के बाद श्रद्धा ने उन सब की रुचि के अनुसार जमीन पर कई गद्दे बिछवाकर उन पर मनपसंद कुशन, तकिए व कंबल रखवा दिए और ढेर सारी मूंगफली मंगा ली थी। उसे पता था कि भाई बहन का रिश्ता तो स्नेहपूर्ण ही है ही, बुआ का व्यवहार भी सारे बच्चों को बेहद अच्छा लगता है। जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर देर रात तक बातें होती रहती है। विशेषकर जोड़े के इस मौसम में देर रात तक मूंगफली खाने के साथ साथ बातें करने का आनंद की कुछ अलग होता है। रजनी अपने समय की बातें इस रोचक अंदाज में बता रही थी कि बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। विमल और श्रद्धा भी इन सब का आनंद ले रहे थे। बातों का सिलसिला रोकते हुए रजनी ने विमल से कहा, अच्छा भैया, एक बात कहूँ, ये बच्चे मेरे साथ पिकनिक मनाना चाह रहे हैं। कल रविवार की छुट्टी भी है। अब इतने दिनों बाद अपने शहर आई हूँ तो मैं भी भाभी के साथ शॉपिंग कर लूंगी। इसी बहाने हम सब मॉल घूमेंगे, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखेंगे और समय मिला तो टूरिस्ट प्लेस भी जाएंगे। अब पूरे दिन बाहर रहेंगे तो हम सब खाना भी बाहर ही खाएंगे। बस तुम्हारी इजाजत चाहिए। विमल ने देखा कि उसके बच्चों ने अपनी निगाहें झुकाई हुई थी। यह उनकी ही योजना थी, लेकिन शायद वे सोच रहे थे कहीं विमल मना न कर दे। ठीक है, तुम लोगों के घूमने फिरने में मुझे क्यों एतराज होगा? मैं सुबह ही ट्रैवल एजेंसी को फोन कर पूरे दिन के लिए एक बड़ी गाड़ी मंगवा दूंगा। तुम लोग अपना प्रोग्राम बनाकर कल खूब मजे से पिकनिक मना लो। हाँ, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कल दुकान खुली है, विमल ने सहजता से कहा। तीनों बच्चों ने विमल की ओर अक्षर से देखा। शायद उनको इस बात की तनिक भी आशा नहीं थी कि विमल इतनी आसानी से हामी भर देंगे, क्योंकि जाने क्यों
उन लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई थी कि उनके पिता कंजूस है। इसका कारण यह था कि उनके साथी जितना अधिक शॉपिंग करते थे, अक्सर ही मोबाइल फोन के मॉडल बदलते थे या आए दिन बाहर खाना खाते थे, वे सब उस तरीके से नहीं कर पाते थे। हालांकि विमल को भी अपने बच्चों की सोच का एहसास तो हो गया था, पर उन्होंने बच्चों से कभी कुछ कहा नहीं था। लेकिन विमल को यह जरूर लगता था कि बच्चों को भी अपने घर के हालात तो पता होने ही चाहिए, साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी जाननी चाहिए, क्योंकि अब वे बड़े हो रहे हैं। आज कुछ सोचकर विमल पूछने लगे, रज्जो, यह प्रोग्राम तुमने बच्चों के साथ बनाया है ना? रज्जो ने हामी भरते हुए कहा। बच्चों को लग रहा था कि तुम मना कर दो, इसलिए तो मैं भी जिद करने को तैयार थी, पर तुमने तो एक बार में ही हामी भर दी। इस पर विमल मुस्कुराए और एक एक कर सबके चेहरे देखने के बाद सहज होकर कहने लगे, रज्जो, तुम शायद इसका कारण नहीं जानती हो कि बच्चों ने ऐसा क्यों कहा होगा। जानना चाहोगी? इसका कारण यह है कि मेरे बच्चे समझते हैं कि मैं उनका पिता कंजूस हूँ। विमल का इतना कहना था कि तीनों बच्चे शर्मिंदा हो गए और अपने पिता से निगाहें चुराने लगे। एक तो उनको यह पता नहीं था कि उनके पिता उनकी इस सोच को जान गए हैं। दूसरे, विमल द्वारा इतनी स्पष्टवादिता के साथ उसे सबके सामने कह देने से वे और भी शर्मिंदा महसूस करने लगे थे। विमल किन्हीं कारणों से सारी बातें कहना चाह रहे थे और संयोगवश आज उनको मौका भी मिल गया। वैसे रज्जो, अगर देखा जाए तो इसमें बच्चों का उतना दोष भी नहीं है। दरअसल मैं ही आजकल की जिंदगी नहीं जी पाता हूँ। न तो आए दिन बाहर खाना, घूमना फिरना, न ही रोज रोज शॉपिंग करना, नए नए मॉडल के टीवी, मोबाइल बदलना, अक्सर नए कपड़े खरीदते रहना। ऐसा नहीं है कि मैं इन बातों के एकदम खिलाफ हूँ या यह बात एकदम गलत है, पर क्या करो, मेरी ऐसी आदत बन गई है। मगर इसका भी एक कारण है और आज मैं तुम सबको अपने स्वभाव का कारण भी बताता हूँ। इतना कहकर विमल गंभीर हो गए तो सब ध्यान से सुनने लगे। विमल बोले, रज्जो, तुझे अपने बचपन तो याद होगा? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है भैया। लेकिन रज्जो, तुझे अपने घर के अंदरूनी हालात उतने अधिक पता नहीं होंगे, क्योंकि तुम उस समय छोटी ही थी। इतना कहकर विमल अपने बचपन की कहानी सुनाने लगे। उनके पिता लाला दीनदयाल की गिनती खाते पीते व्यापारियों में होती थी। उनके पास पुरखों का 2 मंजिला मकान था और बड़े बाजार में गेहूं चावल का थोक व्यापार था। विमल ने अपने बचपन में संपन्नता का ही समय देखा था। घर में अनाज के भंडार भरे रहते थे। सारे त्योहार कई दिनों तक पूरी धूमधाम से परंपरा के अनुसार मनाए जाते थे। होली हो या दशहरा, दिल खोलकर चंदा देने की परंपरा उसके पूर्वजों के समय से चली आ रही थी। विमल जब कभी अपने दोस्तों के साथ रामलीला देखने जाता तो उन लोगों को सबसे आगे की कुर्सियां पर बिठाया जाता। इन सब बातों से विमल की खुशी देखने लायक होती। विमल उस समय 7वीं कक्षा में था, पर उसे अच्छी तरह से याद है कि पूरी कक्षा में वे 2-3 ही छात्र थे जो धनी परिवार के थे, क्योंकि उनके बस्ते, पेन आदि एकदम अलग से होते थे। उनके घर में उस समय के हिसाब से ऐशो आराम की सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती थी। उस मोहल्ले में सबसे पहले टेलीविजन विमल के घर ही में आया था और जब रविवार को फिल्म या बुधवार को चित्रहार देखने आने वालों से बाहर का बड़ा कमरा भर जाता था तो विमल को बहुत अच्छा लगता था। उस समय टेलीफोन दुर्लभ होते थे, पर उसके घर में टेलीफोन भी था। आकस्मिकता होने पर आस पड़ोस के लोगों के फोन आ जाते थे। इन सारी बातों से विमल को कहीं न कहीं विशिष्टता का एहसास तो होता ही था। उसे यह भी लगता था कि उसका परिवार समाज का एक प्रतिष्ठित परिवार है। पिछले कुछ समय से जाने कैसे दीनदयाल को सट्टे, फिर लॉटरी व जुए की लत पड़ गई थी। उनका अच्छा खासा समय इन सब गतिविधियों में जाने लगा। जुए या ऐसी लत की यह खासियत होती है कि जीतने वाला और अधिक जीतने के लालच में खेलता है तो हारने वाला अपने गंवाए हुए धन को वापस पा लेने की आशा में खेलता है। दलदल की भांति जो इसमें एक बार फंस जाता है उसके पैर अंदर ही धंसते जाते हैं और निकलना एकदम कठिन हो जाता है। पहले तो कुछ समय तक दीनदयाल जीतते रहे, मगर होनी को कौन टाल सकता है।
एक बार जो हारने का सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे धीरे वे अपनी धन दौलत हारते गए और इन्हीं सब चिंता व समस्याओं से व्यवसाय पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाते थे। उनकी सेहत भी गिर रही थी, साथ ही व्यापार में और भी नुकसान होने लगा। विमल को वे दिन अच्छी तरह से याद है। कारण तो समझ नहीं पाता था, पर उसके माता और पिता इस तरह पहली बार झगड़े थे। उनके माँ को जहाँ अपने स्वभाव के विपरीत पिता से ऊंची आवाज में बात करते सुना था, वही पिता को पहली बार माँ पर हाथ उठाते देखा था। उस दिन जाने क्यों पहली बार विमल को अपने पिता से नफरत का एहसास हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उधार चुकता न कर पाने के कारण उनका पुश्तैनी मकान, जो पहले से ही गिरवी रखा जा चुका था, के नीलाम होने की नौबत आ गई। इसके बाद दीनदयाल अपने परिवार को लेकर वहां से दूर एक दूसरे मोहल्ले में किराए के एक छोटे से मकान में रहने को विवश हो गए। हाथ आई थोड़ी बहुत पूंजी से वे कुछ धंधा करने की सोचते, पर उसके पहले ही उनका दिल इस आघात को सहन नहीं कर सका और वे परिवार को बेसहारा छोड़कर चल बसे। यह घटना सुनते हुए रजनी की आंखें नम हो आई और उसका गला रूंध गया। कटु स्मृतियों के दंश बेसाख्त याद आने से पुराने दर्द फिर से उभर आए। कुछ पल ठहर कर उसने अपने आप को संयम किया, फिर कहने लगी, मुझे आज भी याद है कि भैया के ऊपर बचपन से ही कितनी जिम्मेदारियां आ गई थी। हम लोगों के लिए फिर से अपना काम शुरू करना कितना कठिन था। वह तो जाने कैसे भैया ने सामान उधार लेकर बेचना शुरू किया था और अपनी मेहनत से ही सारी जिम्मेदारियां पूरी की थी। रज्जो सच कह रही है। इसी शहर में मेरे एक मित्र के पिता का थोक का कारोबार था। हालांकि वह मित्र मेरी आर्थिक रूप से मदद तो नहीं कर सका, मगर उसने मुझे जो हौसला दिया वह कम नहीं था। मैंने कैसे कैसे मिन्नतें करके सामान उधार लेना शुरू किया था और उसे किसी तरह बेचकर उधार चुकाता था। वह सब याद आता है तो हैरान रह जाता हूँ कि कैसे मैं यह सब कर पाता था। जैसे तैसे सब कुछ पैसे आने शुरू हुए तो मैंने अम्मा, दीदी और रज्जो के साथ दूसरे मकान में रहना शुरू किया। हमारे साथ जो कुछ घटित हुआ, इस तरह की खबरें बहुत तेजी से फैलती है और जानते हो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आर्थिक नुकसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसों का क्या है, आज नहीं तो कल आ सकते हैं, पर पारिवारिक प्रतिष्ठा को जो चोट पहुंचती है और पुरखों की इज्जत जिस तरह मिटती है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मैं अपना बचपन अपने बाकी साथियों की तरह सही तरीके से नहीं जी पाया और उसकी भरपाई आज क्या कभी नहीं हो सकती। लेकिन यह मत समझो कि इसकी वजह केवल पैसों का अभाव रहा है। अपना सम्मान खोने के बाद भी सिर उठाकर जीना आसान नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इन सब घटनाओं से मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस करता था और अपने दोस्तों का सामना करने से बचता था। तू तो छोटी थी, पर माँ तो जैसे काफी दिन गुमसुम सी रही थी और मेरी खुशमिजाज व टॉपर दीदी भी इन सब घटनाओं से जाने कितने दिन डिप्रेशन में रही थी। इन सारी घटनाओं की चोट मेरे अंतर मन में आज भी ताजा है और मैं अकेले में उस पीड़ा को आज भी ऐसे महसूस करता हूँ जैसे कल की घटना हो। अब मुझे पता चला कि एक आदमी की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का खामियाजा उसके परिवार के जाने कितने लोगों को और कितने समय तक भुगतना पड़ सकता है। आज भी अगर कोई पुराना परिचित मिल जाता है तो भले ही वह हमारा अतीत भूल चुका हो, परंतु मैं उसको देखकर भीतर ही भीतर शर्मिंदा सा महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने वह व्यक्ति नहीं, कोई आईना आ गया है जिसमें मेरा अतीत मुझे दिख रहा है। जी तोड़ मेहनत से काम करने से धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होते गए और मेरा काम बढ़ता गया। फिर मैंने अपनी एक दुकान खोली जिसमें डेयरी का दूध, ब्रेड और इस तरह के बस एक दो ही सामान रखना शुरू किया। जब कोई पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता है तो वक्त भी उसकी सहायता करता है। मेरा उसूल रहा है कि न तो किसी की बेईमानी करो, न किसी का बुरा करो और मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मेरी लगन और मेहनत का परिणाम यह है कि आज वही दुकान एक जनरल स्टोर बन चुकी है और उसी की बदौलत एक मकान खरीद सका हूँ। श्रद्धा तो थोड़ा बहुत जानती है, पर बच्चे कुछ नहीं जानते क्योंकि वे तो
शुरू से ही यह मकान और मेरा जनरल स्टोर देख रहे हैं। वे शायद समझते हैं कि उनके पिता पैदाइशी अमीर रहे हैं, जिनको पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला है। उनको क्या पता कि मैं कितना संघर्ष कर इस मुकाम पर पहुंचा हूं। विमल की बातें सुनकर बच्चे तो जैसे हैरान रह गए। वास्तव में वे यही सोचते थे कि उनके पिता का जनरल स्टोर उनको विरासत में मिला होगा। उनको न तो यह पता था, न ही वे कल्पना कर सकते थे कि उनके पिता ने अपने बचपन में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसे गरीबी का जीवन भी जिया है और कैसी विषम परिस्थितियों में किस तरह संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पुरानी स्मृतियों का झंझावत गुजर गया था, पर जैसे तूफान गुजर जाने के बाद धूल मिट्टी, टूटी डालियां व पत्ते बिखरे होने से स्थितियां सामान्य नहीं लगती, कुछ इसी तरह अब माहौल एकदम गंभीर व करुणा सा हो गया था। बात बदलते हुए श्रद्धा बोली, अच्छा चलिए, वे दुख भरे दिन बीत गए हैं और आपकी मेहनत की बदौलत अब तो हमारे अच्छे दिन है। आज हमें किसी बात की कमी नहीं है। आप सही माने में सेल्फ मेड मैन है श्रद्धा। इसीलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि न तो हमारे बच्चों को किसी बात की कमी रहे, न ही वे किसी बात में हीनता का अनुभव करें। यही सोचकर तो मैं मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना कारोबार करता हूँ। बच्चों, तुम लोग कभी किसी बात की चिंता न करना। तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगी। जिसका जो सपना है वह उसे पूरा करे। मैं उसके लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं रहूंगा। यह बात हुई ना? अब तो कल का प्रोग्राम पक्का रहा। चलो बच्चों, अब कल की तैयारी करो। बुआ के इतना कहते ही सारे बच्चे चहकने लगे। मगर जाने क्यों विमला का 15 वर्षीय बड़ा बेटा रजत अभी भी गंभीर ही था। क्या हुआ रजत, अब क्यों चिंतित हो? बुआ ने पूछा ही था कि रजत उसी गंभीर मुद्रा में कहने लगा, बुआ, अब पुराना समय बीत गया जब पापा को पैसों की तंगी रहती थी। अब हमारे पास पैसे या किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि हम अमीर ही हो गए हैं। तो फिर पापा क्यों ऐसे रहते हैं? अब तो वे अपनी वे इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं जो वे गरीबी के कारण पूरी नहीं कर सके होंगे। रजत के प्रश्न से विमल चौंक गया। फिर कुछ सोचकर कहने लगा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने यह प्रश्न पूछा। वास्तव में हमारी आज की जीवन शैली, आदतें या खर्च करने का तरीका इस बात पर निर्भर नहीं होता कि हमारी आज की आर्थिक स्थिति कैसी है, बल्कि हमारे जीने के तरीके तय करने में हमारा बचपन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने बचपन में मैंने जैसा जीवन जिया है, उस प्रकार का जीवन जीने वालों के मन में कटु माहौल सा बन जाता है, जिससे वे चाह कर भी बाहर नहीं आ सकते। जो आर्थिक संकट वे भुगत चुके होते हैं, पैसे के अभावों की जो पीड़ा उनका मासूम बचपन झेल चुका होता है, उसके कारण वे अमीर हो जाने पर भी फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। आर्थिक असुरक्षा के भय, अपमानजनक परिस्थितियों, यादों के कष्टप्रद दंश, एक एक पैसे का महत्व या पैसों की तंगी की वजह से अभावों में गुजरे समय की जो पीड़ा अंतर मन में कहीं गटरे बैठ जाती है, उससे चाह कर भी उबरना बहुत कठिन होता है। हकीकत तो यह है कि हमारा आज कितना भी बेहतर हो जाए या मैं कितना भी अमीर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं जिस तरह का बचपन और संघर्ष में अतीत जी चुका हूं, वह मुझे इस तरह से खर्च नहीं करने देगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वास्तव में कंजूस तो वह होता है जो जरूरी आवश्यकताओं पर खर्च नहीं करता है। तुम लोगों को पता होगा कि घर में दूध, मौसम के फल, सब्जियां या मेवों की कमी नहीं रहती। हाँ, मैं तुम लोगों को फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जरूर मना करता हूँ, क्योंकि आज भले ही ये सब फैशन बन गया है, पर ऐसी चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसके अलावा तुम लोगों की वे सारी जरूरतें जो आवश्यक है, उनको पूरा करने से न तो कभी हिचकता हूँ, न ही कभी पीछे हटूंगा। तुम्हारे लिए लैपटॉप भी मैंने सबसे अच्छा खरीदा है। तुम लोगों के कपड़े हमेशा अच्छे से अच्छे ही खरीदता हूँ। इसी तरह तुम लोगों की जरूरी चीजें हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही लेता हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कहना चाहता हूँ, जिसे हमेशा याद रखो कि जो इंसान अपनी आमदनी अनुसार खर्च करता और बचत करता है, अपने आने वाले कल के लिए सोच कर चलता है, वह कभी परेशान नहीं होता। अच्छा, अब रात हो गई है और सबको कल घुमाना भी है, इसलिए चलो अब सोने की तैयारी की जाए।